जय हिंद बच्चों। क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे हम लोग आज क्लास 7 की साइंस में चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस कैन बी टू टाइप्स, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले जानते हैं चेंजेस। देखिए, कोई भी चीज़ है जो पहले जिस रूप में हो, अगर वो बाद में उस रूप में ना हो तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें चेंजेज आ गया है ना। मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसके अंदर चेंजेज आ रहा है। तो देखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ है उसके अंदर दो तरीके का चेंजेज होता है। एक होता है फिजिकल चेंजेज, दूसरा होता है केमिकल चेंजेज। जानते हैं फिजिकल चेंजेज किसको कहते हैं? कि देखिए, वैसा चेंजेज है ना, कि अगर जिसमें वैसा चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, चेंज करता है, और जिसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं फॉर्म होता है ना। क्या होता है? कोई भी नया सबस्टांस नहीं फॉर्म होता है। और यह चेंजेस क्या किया जाता है, रिवर्स किया जा सकता है, तो उसको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, है ना। तो वैसा चेंजेस जिसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है और जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, जैसे पानी और शुगर का मिलना, है ना, जैसे कागज़ को फाड़ना, है ना। फिर देखिए केमिकल चेंजेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंजेस? द चेंजेस इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, है ना। वैसा चेंजेस जिसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और साथ ही साथ एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, साथ ही क्या हो, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, तो वैसा चेंजेस को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। ये केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना। केमिकल चेंजेस जो क्या होता है वो परमानेंट चेंज होता है, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। मतलब कि जो पहले का रूप है वो बाद में बन जाएगा, तो बाद वाले को पहले में नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कट फ्रॉम मिल्क, है ना, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए, कच्चा आम अगर पक जाएगा तो पका आम हो जाएगा, मीठा उसका स्वाद मीठा होगा, कच्चा आम का स्वाद खट्टा होगा, तो क्या वापस से हम पका आम को खट्टा आम में बदल सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंजेज हो गया। और एक ऐसा चेंजेज है केमिकल चेंजेज। देखिए, दूध से दही का जमना भी एक केमिकल चेंजेज है ना। मतलब दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, वो दही जम जाता है। तो क्या हम लोग दही से वापस दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो किसका एग्जाम्पल हो? केमिकल चेंजेस। और क्या बताएं, केमिकल चेंजेस जो क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होता है ना, मतलब ये परमानेंट चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं कि देखिए, केमिकल चेंजेस हमारे जीवन में कहाँ कहाँ होता है, हम लोग उसका एग्जांपल देते हैं, है ना। केमिकल चेंजेस जो हमारे लाइफ में होता है उसका क्या क्या एग्जांपल है? सबसे पहले है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन के अंदर जंग लगना, लोहा में जंग लगना इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, है ना। तो देखिए, जंग जो होता है, लोहा के ऊपर जब जंग लगता है तो उसका कैसा रंग होता है? लाल होता है और भूरा होता है ना। रस्ट इज a reddish brown flaky substance that forms on the surface of iron object after the process of rusting। तो देखिए, रस्टिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पास आयरन का चीज़ है ना, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है ना, या सीधा कहें आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और वो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, उस आयरन को कमज़ोर करता है, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। और उसको हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन है जो आयरन नहीं रहकर आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, है ना। और रस्टिंग जो है एक केमिकल चेंजेज है, और ये आयरन को क्या करता है, ख़राब करने का काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। देखिए, हम लोग कच्चा खाना खाते हैं, हम लोग को बोला जाता है ना कि देखिए, जो आपका ग्रेन होता है ना, ग्रेन मतलब जिसको मोटा अनाज बोल देते हैं, है ना, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, है ना, गेहूँ हो गया, ये सब मोटा अनाज में आता है। तो इसको बोला जाता है कि हम लोग को कच्चा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पचने में मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग खाना को पकाते हैं, है ना। तो देखिए, खाना पकाने से क्या होता है कि जो कच्चा अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का मोलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक बड़े मोलिक्यूल में रहता है, वो छोटे मोलिक्यूल में टूट जाता है ना, खाना पकने के कारण। तो वो हमारे पेट में आसानी से पच जाता है और हमको आसानी से एनर्जी मिल जाता है ना। देखिए, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। कुकिंग कॉजेज
ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल। तो इसलिए कुकिंग, जो खाना पकाने की प्रक्रिया, कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि देखिए पकाने से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का, वो क्या होता है, छोटे मोलिक्यूल में टूट जाता है ना। तो ये किसके द्वारा टूट रहा है, केमिकल चेंजेस के कारण, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिगार्डेड एट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे में जाकर पढ़िएगा 10th क्लास में, है ना, कि देखिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत सी टाइप का होता है, जैसे एडिशन केमिकल रिएक्शन, है ना। उसके बाद होता है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, है ना, डबल डिकम्पोज, फिर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सभी हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, डिकम्पोजिशन का मतलब वो होता है, यहाँ पर समझिए सीधा, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से कोई एक बड़ा मोलिक्यूल जब छोटा मोलिक्यूल में डिवाइड होता है तो वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि जब कुकिंग करते हैं, खाना को पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ा मोलिक्यूल छोटा मोलिक्यूल में टूटता है। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। कुक्ड फूड इज इजियर टू डाइजेस्ट द अनकुक्ड फूड। अभी बताएं कि कच्चा खाना के अपेक्षा पका खाना क्या होता है, आसानी से पच जाता है ना। फिर होता है डीके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस। देखिए जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं, फंगी होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जीवाणु और कवक होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए। तो देखिए ये क्या कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉल सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंजेज होगा, तभी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो छोटे मोलिक्यूल में चेंज होगा, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि अभी बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, कि जब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक बड़ा मोलिक्यूल टूटकर छोटे मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जैसे बताएं कि देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रस्टिंग किस में होता है, आयरन में होता है ना। तो आयरन में जो रस्टिंग होता है जिसके कारण लोहा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको कैसे बचा सकते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो भी लोहा का चीज़ होता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, हर साल पेंट करते हैं ना, पेंट उसके निकल जाता है तो पेंट करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें। जो पेंट कर देने से क्या होता है, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल और आयरन के मोलिक्यूल में जो पेंट हो जाता है, तो वो पेंट क्या करता है, एक आपका रेसिस्टिंग सरफेस का काम करता है, रोक दोनों के बीच में संपर्क होने से रोकने का काम करता है, जिससे हमारा जो लोहा है जंग लगने से क्या हो जाता है, बच जाता है, रस्टिंग नहीं होता। तो पहला क्या होगा, पेंटिंग। दूसरा होता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। क्या करते हैं, देखिए हम लोग उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं, जिससे भी क्या होता है कि वो जो है ना, जिसके कारण वो क्या होता है, मतलब आपका रस्टिंग से बचाता है ना। तीसरा प्रोसेस है क्रोमियम प्लेटिंग। देखिए क्रोमियम प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, कि देखिए यहाँ पर समझिएगा, प्लेटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, आसानी से रिएक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर हम एक ऐसे एलिमेंट का प्लेट को हम लोग लगा देंगे जो लो रिएक्टिव है ना। तो लो रिएक्टिव होगा तो क्या होगा कि वो उसको रिएक्शन करने से, क्योंकि अभी बताएं रस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं ना। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे एलिमेंट को आयरन के ऊपर लगा देंगे जो ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन नहीं करे, जिससे हमारा आयरन बच जाएगा, है ना। तो क्रोमियम को आयरन के ऊपर लगाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्रोमियम प्लेटिंग होता है। फिर होता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग भी सेम है ना, इसमें भी थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्रोमियम को नहीं यूज करते, जिंक का यूज करते हैं ना। बोला जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट ओवर हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जिन्होंने गैल्वेनाइजेशन है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो आयरन होता है आयरन के ऊपर हम लोग जिंक का प्लेट लगा देते हैं, किसके थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा, है ना। तो इससे क्या होता है, वो जंग से बच जाता है। अगला प्रोसेस है एलॉइंग, है ना। एलॉइंग मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर कोई भी एलिमेंट है जो लो रिएक्टिव है तो उसमें हम कोई हाई रिएक्टिव है तो उसमें कोई लो रिएक्टिव एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, है ना।
तो वो क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय भी क्या करता है, जंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे एलिमेंट, जैसे हमारे पास लोहा है ना, तो लोहा में तो जंग पकड़, लेकिन स्टील में नहीं जंग पकड़ता है। तो स्टील में क्या क्या होता है, स्टील इज एलॉय, है ना। तो किसका एलॉय होता है, स्टील में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो आयरन का होता है, उसके बाद क्रोमियम का होता है, और सबसे कम आपका कार्बन का होता है ना। बहुत ही थोड़ी मात्रा में, दोनों थोड़े मात्रा में होता है, क्रोमियम और कार्बन। लेकिन क्रोमियम और कार्बन को मिला देने के कारण आयरन जो है वो स्टील बन जाता है, और स्टील में न जंग लगता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हमें अपना सब चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।